चलो आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स का 9th में जो बचा हुआ था सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड लॉ तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है ना, तो न्यूटन साहब ने बताया कि फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक है, यही थर्ड लॉ। यदि हम लोग एक फोर्स F लगाते हैं तो इसी का अपोजिट एक और फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड इसी फोर्स के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन लगाए हैं कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो कि चलते हैं साधारण जीवन में, वॉक करते हैं। ठीक है, तो वॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने पैरों के द्वारा, है ना, फिर धरती को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ पुश कर बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जितना फोर्स से हम लोग पीछे की तरफ लगाते हैं उतने ही फोर्स से आगे की तरफ बढ़ते हैं। दौड़ने के लिए हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो, ठीक है, उसी तरह से जंप लगाना होता है तो देखते हैं कि हम लोग पहले नीचे की तरफ झुकते हैं, ठीक है, फिर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ तो हम लोग आगे की तरफ भागते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। रॉकेट्स में भी देखते हैं, रॉकेट्स जब ऊपर की तरफ, है ना, जाता है तो पहले नीचे की तरफ बहुत सारे गैसेस निकलता है बहुत फोर्स के साथ, है ना। जितने फोर्स के साथ गैसेस निकलता है रॉकेट्स भी उतने स्पीड के साथ ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, तो ये सब थर्ड लॉ, है ना, पर आधारित है। ठीक है, चलो एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है, यदि दो ऑब्जेक्ट मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है ना, और एक ऑब्जेक्ट बी है। यदि मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसका मास ma कर देते हैं, ma, और इसका मास mb कर देते हैं। ठीक है ना। सपोज करो ए बी की तरफ जा रहा था, है ना, और ए बी की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो जब ए चल रहा था तो इसका इनिशियल स्पीड जो था वो u1 था, है ना, और इसका क्या था ub। ठीक है, दोनों कुछ समय के बाद टी टाइम में, आफ्टर टी टाइम दे कोलाइड विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गया। ठीक है, दे कोलाइडेड विथ ईच अदर। तो आफ्टर कोलिजन, ठीक है, देयर वेलोसिटी विल चेंज। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम्स va एंड vb। ठीक है, तो कोलिजन के बाद उनका जो वेलोसिटी हो जाता है वो va और vb हो जाता है ना। तो हम लोग निकालते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो एम ए इंटू यू ए। ठीक है, इसी तरह से फाइनल मोमेंटम ऑफ ए तो क्या हो जाएगा एम ए इंटू बी ए, है ना। इनिशियल मोमेंटम इसका इनिशियल स्पीड से निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम उसके फाइनल स्पीड से निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी से निकालेंगे, है ना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा एम बी इंटू यू बी। ठीक है, उसी तरह से फाइनल मोमेंटम ऑफ बी तो क्या हो जाएगा एम बी इंटू बी बी, है ना। अब उनके मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल मोमेंटम था। ठीक है, तो बदलाव कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर collision
आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद एक मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए करेंगे, है ना। इसका फाइनल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन बी के मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ, ठीक है, तो एम बी वी बी माइनस एम बी वी बी, ठीक है। अब देखो थर्ड लॉ में हम लोग पढ़े, पहले सेकेंड लॉ से देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, उतना ही उसका मोमेंटम में बदलाव आएगा, ठीक है। यदि टी टाइम के लिए फोर्स लगा है ना, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, ठीक है। सेकेंड लॉ के थर्ड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू माइनस एफ, ए फोर्स हो गया ए के लिए, इधर फोर्स हो जाएगा बी के लिए। जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे भी लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी से टी कट जाएगा, है ना। एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है, बराबर माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, ठीक है। तो भी को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इजकल टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। तो देख रहे हैं कि ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है और ये टोटल फाइनल मोमेंटम है, ठीक है, सॉरी, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हुआ और ये टोटल फाइनल मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम है उसका कंजर्व रहता है, मतलब कॉलिजन के पहले का जो मोमेंटम था, है ना, और कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम है दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग का एक फार्मूला हो गया जिसपे, है ना, कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलो, अब जैसे यदि हम लोग कोई गन, है ना, गन से बुलेट छोड़ते हैं, ठीक है, तो है ना, जिस स्पीड से बुलेट आगे की तरफ निकलता है, जिस फोर्स से निकलता है उतना ही फोर्स रिटर्न करता है वो गन पर भी, ठीक है, जिसको हम लोग रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं। वो गन जिस स्पीड से पीछे की तरफ भागता है उसको हम लोग रिक्वायल वेलोसिटी बोलेंगे। तो रिक्वायल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, हालांकि इस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, ये फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग से हो ना एक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड वेलोसिटी इक्वल टू हो गया मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, और नीचे हो जाएगा मास ऑफ गन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि एक बुलेट है ना, और एक गन है, ठीक है। मान लो बुलेट का मास जो है ना, मास ऑफ बुलेट का जो मास है वो 100 ग्राम है, ठीक है। यदि 100 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 केजी होगा, ठीक है, 0.1 केजी। मान लो गन जो है, गन का मास कितना होगा, मास ऑफ गन तो 5 केजी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, बुलेट छोड़ा गया गन से, तो बुलेट जो है एक स्पीड से निकला, ठीक है, मान लो कि 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलता है, ठीक है। तो अब देखो पहले यू ले लेते हैं, तो दोनों केस में चूंकि बुलेट भी स्टेशनरी अवस्था में है और गन भी स्टेशनरी अवस्था में है, तो इसका बुलेट का भी यू 0 हो गया, है ना,
और गन का भी 0 हो गया, ठीक है। और भी मतलब जिस स्पीड से बुलेट गन को छोड़ा वो 100 मीटर प्रति सेकंड मान लिए, ठीक है। तो गन का निकालना है कि किस स्पीड से वो, है ना, पीछे की तरफ धक्का मारेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे भी हम लोग सेट करके निकाल सकते हैं, चाहे नीचे भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया, मास ऑफ बुलेट इनटू इसका इनिशियल स्पीड प्लस मास ऑफ गन इनटू गन का इनिशियल स्पीड इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, ठीक है। मास ऑफ बुलेट, तो बुलेट का फाइनल स्पीड प्लस मास ऑफ गन इनटू, तो गन का, है ना, मास ऑफ गन, तो गन का फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि दोनों तो इसमें 0 है, यू तो 0 है दोनों केस में, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, ये 0 हो गया, है ना। मास ऑफ बुलेट कितना है, तो 0.1, इसका वेलोसिटी कितना है 100, प्लस मास ऑफ गन कितना है, गन का मास है 5 और वेलोसिटी इसका निकालना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, तो 5v इक्वल टू -10 होगा, इसको उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, -10/5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मारेगा, पीछे की तरफ, माइनस है मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। मान लो एक गर्ल है, लड़की है, ठीक है, गर्ल है जो कि जिसका मास है मान लो 50 kg का, ठीक है ना। वो उछलते हुए दौड़ती हुई आती है, ठीक है। और एक स्टेशनरी काट है ना, काट है, स्टेशनरी काट है ना, काट है जिसका मास मान लो कि 500 या 200 kg है। कितना है, 200 और चलो 200 kg मान लिया, 200 kg है, ठीक है। चलो लड़की है, दौड़ते हुए आती है, मान लो उसका यू, दौड़ते हुए आती है तो है ना, उसका यू हो गया स्पीड, उस स्पीड से आ रही है, तो यू हो गया मान लो इसका 20 मीटर प्रति सेकंड, या ज़्यादा हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और चूंकि काट स्टेशनरी है तो इसका यू 0 हो गया, ठीक है। अब लड़की आती है और काट पे उछल जाती है, ठीक है। तो जब लड़की दौड़ते हुए, हम लोग भी दौड़ते हुए किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग के साथ साथ वो भी गति में चलाएगा, स्पीड में चलाएगा, तो उसी का कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है। मतलब लड़की उस पर आ गई तो दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है, मतलब v फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। देखो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 e1 प्लस m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। मतलब एगो का मास, यहाँ दूसरा का मास, है ना, जिसका यहाँ मास लेंगे उसका इनिशियल स्पीड लेंगे, यहाँ जिसका मास लेंगे उसका यहाँ फाइनल वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल स्पीड लेंगे, ठीक है। और यहाँ जिसका मास लेंगे उसका फाइनल वेलोसिटी, और जिसका मास लेंगे उसका फाइनल, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। m1 मान लो यहाँ ले लेते हैं लड़की का, तो लड़की का मास है 50 kg और इसका इनिशियल कितना है 5 है। यहाँ गन काट है कितना है 200, इसका u2 कितना है, u कितना है 0। आ जाओ यहाँ, m कितना है 50, देखो दोनों कंबाइंड वेलोसिटी, तो v1 v2 अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, प्लस m2 कितना है मास, तो 200 गुने v, क्योंकि v दोनों कंबाइंड है इसलिए v, तो 250 प्लस ये तो 0 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 250, 250 v, तो v इसका कितना हो गया 250/250 इसका 1 मीटर प्रति सेकेंड। इस रफ्तार से दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और है ना क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ।